हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं और वो अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल और OH समूह सम्मिलित रूप से अभिक्रियाएं कर सकते हैं। उन अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं क्योंकि अपन वो अभिक्रियाएं देख चुके हैं जिनके अंदर OH आबंध का विदलन होता है, वो अभिक्रियाएं भी देख चुके हैं जिनके अंदर CO आबंध का विदलन होता है। और अब तीसरे टाइप की रिएक्शन है एल्किल और OH समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं, वो देखने वाले हैं। और उसके अंदर देखेंगे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। अब देखो निर्जलीकरण अभिक्रियाओं में क्या होता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल के अणुओं का निष्कासन। तो पहले रिएक्शन देखो, एल्कोहलों को ये एल्कोहल है यानी बाकी H लगे हुए हैं, OH मौजूद हो और एक हाइड्रोजन, चूंकि अपने को जल निकालना है H और OH, तो एल्कोहलों को प्रोटिक अम्लों जैसे जिनके अंदर प्रोटॉन मौजूद हो, सांद्र H2SO4 या H3PO4 या निर्जल ZnCl2 भी काम में ले सकते हैं की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं अपन तो एल्कोहलों में से जल का अणु निष्कासित हो जाता है। और जल का अणु यहाँ H गया, यहाँ से OH गया, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की, एक इस कार्बन की फ्री हो गई, दो तो ये थी और दो इसके थी। अब एक इसकी एक इसकी फ्री हो गई, एक बॉन्ड ये लगा हुआ था, दोनों के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड प्लस H2, यानी एल्कीन निर्मित होती है। अब इसके अंदर चूंकि जल का अणु निष्कासित होता है इसलिए इस रिएक्शन को निर्जलीकरण के नाम से जाना जाता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि एल्कोहलों को प्रोटोनिक अम्लों जैसे सांद्र H2SO4 या H3PO4 या ये तो हो गए प्रोटोनिक अम्ल जो प्रोटॉन देते हैं, अथवा निर्जल ZnCl2 के साथ गर्म करने पर एल्कोहल निर्जलीकृत होकर एल्कीन निर्मित करते हैं। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, निर्जलीकरण के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसमें जल के अणु का क्या होता है, निष्कासन, एल्कीन जल का अणु निष्कासन। लेकिन यदि एथेनॉल की अपन रिएक्शन करवाते हैं, यह है एथेनॉल CH3CH2OH, ये रिएक्शन अपन सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन तापमान पर करवाते हैं और यही सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल की रिएक्शन 413 केल्विन तापमान पर करवाते हैं। तो दोनों के उत्पाद अलग अलग होते हैं। जब रिएक्शन 413 केल्विन तापमान पर होती है तो उत्पाद बनता है डाई एथिल ईथर यानी CH3CH2OCH2CH3। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। दो एथिल समूह और ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ कार्बन होते हैं ऑक्सीजन के, यानी ROR को अपन कहते हैं ईथर। तो इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल यानी कार्बन जुड़े हुए हैं दोनों तरफ, इसलिए डाईएथिल ईथर। लेकिन यही रिएक्शन यदि 443 केल्विन तापमान पर होती है तो उत्पाद बनता है एल्कीन और जल, ये एथीन और ये अपना एथेनॉल। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कोहलों की सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन
में बनने वाला उत्पाद टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जब टेम्परेचर 433 से 443 केल्विन तो एथीन, और जब 413 केल्विन तो ईथर उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं। इस रिएक्शन के लिए 443 केल्विन चाहिए, लेकिन यदि मैं ले लेता हूँ CH3OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन से एक कार्बन, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ये जो आप देख रहे हो वो 2 डिग्री एल्कोहल है। अब इसकी रिएक्शन 85% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवा दें तो 400 केल्विन ताप पर ही उत्पाद क्या बन जाता है, एक H यहाँ से और OH यहाँ से निकल जाता है, तो ये बन जाएगा CH और डबल बॉन्ड CH2। यानी मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखूं तो ये है CH फिर OH और ये CH3। इस तरीके से है ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यानी OH जिस कार्बन से है वो 2 डिग्री एल्कोहल है। जिस कार्बन पे OH मौजूद है वो 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि उससे 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो H चाहे आप ये निकाल दो, OH ये निकाल दो, H चाहे आप ये निकाल दो, OH ये निकाल दो। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, ये CH2 बना दिया, इसको H, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका पास वाला कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसको अल्फा कह सकते हैं, उससे अगला बीटा, बीटा हाइड्रोजन और अल्फा OH निकालना है। इसको बीटा विलोपन भी कह सकते हो। ये बीटा विलोपन का एग्जाम्पल है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन परमाणु विलोपित जहाँ होता है वहाँ बीटा विलोपन अभिक्रियाएं उनको अपन कहते हैं। तो H और OH निकाल दो और इनकी जगह एक डबल बॉन्ड लगा दो, तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और यदि अपन इसके स्थान पर तृतीयक एल्कोहल ले लें, ये तृतीयक एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है उससे 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, तो ये 20% फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और 358 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन डाउन हो रही है। 85% चाहिए था, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए था, 20% ही चाहिए और टेम्परेचर भी कम हो गया। इसका मतलब ये सबसे मुश्किल से दे रहा था 443, ये थोड़ा आसानी से, ये उससे भी आसानी से। तो OH तो ये निकाल दो, H इधर से निकाल दो, H और OH यहाँ दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये हो जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O तो निकल ही रहा है। अब देखो इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं अपन, देखो कैसे हो रही है। CH3 इसको बना देता हूँ CH2 और H और इससे OH। तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फा, ये बीटा कार्बन से क्या हटा दो, हाइड्रोजन और OH, और दोनों के बीच में वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड, तो ये तो निकल गया H2। तो ये देखो कार्बन से CH3 और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये रहा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन जाएगी 2 मेथिल प्रोपीन। इसका मतलब एल्कोहलों के निर्जलीकरण के सुगमता क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आसानी से 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे ज़्यादा मुश्किल से 1 डिग्री। एल्कोहलों के निर्जलीकरण का सुगमता का क्रम 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा आसानी से 3 डिग्री होंगे निर्जलीकृत, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री एल्कोहल होंगे। क्यों, उसका कारण आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बनेंगे। अब यहाँ निर्जलीकरण के सुगमता क्रम तो लिख लिया अपन ने, अब इस रिएक्शन की क्रियाविधि भी देख लेते हैं। भाई सबसे ज़्यादा आसानी से 3 डिग्री एल्कोहल निर्जलीकृत होंगे जल का अणु, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब देखो क्रियाविधि देखते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट,
पहला स्टेप है प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण। प्रोटोनित एल्कोहल का मतलब प्रोटॉन जुड़ा हुआ एल्कोहल का निर्माण। अब प्रोटोनित एल्कोहल कैसे बनेगा? तो प्रोटोनित एल्कोहल देखो अपने पास है एथिल एल्कोहल CH3CH2OH और अपने पास प्रोटॉन देने वाले एसिड है प्रोटोनिक एल्कोहल, सॉरी प्रोटोनिक अम्ल, जो H+ आयन दे सकते हैं वो प्रोटोनिक एसिड कहलाते हैं। तो सांद्र H2SO4 हुआ, H3PO4 हुआ, ये क्या दे सकते हैं? प्रोटॉन। उनसे अपने को ये H+ मिलेगा, ये H+ यहाँ से लोन पेयर ले लेगा और लोन पेयर लेते ही ये बन जाएगा CH3CH2। इससे लोन पेयर लेगा तो इस पर प्लस आ जाएगा H और H। इसका नाम है, ये एथिल समूह है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, तो इसको कहते हैं एथिल ऑक्सोनियम आयन। एथिल ऑक्सोनियम आयन, इसको कहते हैं प्रोटोनित एल्कोहल, क्योंकि प्रोटॉन जुड़ गया एल्कोहल से तो इसको कह रहे हैं प्रोटोनित एल्कोहल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर स्टेप सेकंड में प्रोटोनित एल्कोहल से जल के अणु का निष्कासन होगा, ये H2O यहां से निकलेगा और कार्बोकेटाइन का निर्माण। तो स्टेप सेकंड हो जाएगी प्रोटोनित एल्कोहल से जल का निष्कासन और कार्बोकेटाइन का निर्माण। ये क्या होता है? ये धीमा पद और वेग निर्धारक पद होता है, यानी कार्बोकेटाइन जो बनता है वो उसका वेग बहुत कम होता है और ये वेग निर्धारित करता है अभिक्रिया का। तो ये हो जाएगा CH3CH2O+H और H, ये हो जाएगा धीमा पद और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, वेग निर्धारक पद। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन आपको पता है पॉजिटिव रखती नहीं है, तो कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेती है। ये हो जाता है CH3CH2+H2, तो ये एथिल कार्बोकेटाइन बन गया। एथिल कार्बोकेटाइन, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लग रहा है उससे एक ही कार्बन जुड़ रहा है। स्टेप थर्ड, कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन का विलोपन और एल्कीन का निर्माण। थर्ड स्टेप हो जाएगा कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन का निष्कासन और एल्कीन का निर्माण। एल्कीन का क्या हो जाएगा? निर्माण। तो देखो अपने पास ये कार्बोकेटाइन है, एथिल कार्बोकेटाइन। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ द्विबंध के रूप में आएंगे और H+ निकल जाएगा और यहाँ बॉन्ड आ जाएगा डबल, ये H डबल बॉन्ड CH और ये H+। यानी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में आएंगे और अणु में अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा। इसको अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। जब अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अणु में उत्पन्न करते हैं क्या? अनुनाद। तो यहाँ अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा, वो H+ अलग, तो ये एल्कीन उत्पाद के रूप में यहाँ एथीन बनती है। तो ये हो जाएगा एल्कीन का निर्माण निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा। अब देखो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे सुगमता से निर्जलीकृत क्यों होते हैं? 2 डिग्री उससे फिर सबसे मुश्किल से होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ बनते हैं कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे आसानी से बनेंगे क्योंकि उनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन
और सबसे मुश्किल से बनते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि उनका स्थायित्व सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा स्थायी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होने के कारण वो सबसे आसानी से निर्मित होते हैं, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल आसानी से निर्जलीकृत होते हैं और 1 डिग्री एल्कोहल सबसे मुश्किल से निर्जलीकृत होते हैं। उसमें अपन अति संयुग्मन में भी देख चुके हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है उसमें अनुनाद ज़्यादा होता है, यानी अति संयुग्मन ज़्यादा होता है। अति संयुग्मन प्रभाव अल्फा हाइड्रोजन उसके अंदर होते हैं 9, 10 अनुनादी संरचनाएं बनती है, तो स्थायित्व उसका ज़्यादा होगा। और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है कितने, 1, 2 और 3। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 है, उसमें होते हैं 9। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा, अनुनाद उतना ही ज़्यादा, स्थायित्व उतना ही ज़्यादा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी, 1 डिग्री उससे सबसे कम स्थायी। इसलिए सबसे सरलता से निर्जलीकृत होंगे वो 3 डिग्री अल्कोहल और सबसे मुश्किल से होंगे 1 डिग्री अल्कोहल। बीच में आ जाएगा कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ये थी अल्कोहलों का निर्जलीकरण। अब देखो अल्कोहलों के निर्जलीकरण के बाद जब रिएक्शन 413 केल्विन पर होती है तो ईथर कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। यानी इस रिएक्शन की बात हो रही है जब 413 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो ईथर कैसे बनता है, तो पहले तो CH3 CH2OH ये H+, यहां से लोन पेयर ले लेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 O पॉजिटिव H और H, ये बन जाएगा। यानी एथिलोक्सोनियम आयन यानी प्रोटोनित अल्कोहल बन जाएगा। अब प्रोटोनित अल्कोहल पर अब जब रिएक्शन 413 केल्विन पर होती है तो इस बंध के विदलन के लिए उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, एनर्जी कम होती है, तो ये बंध विदलित नहीं होता है उतने टेम्परेचर पर। तो विदलित नहीं होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो इस बंध के अंदर पोलैरिटी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, कार्बन की कम है, तो इस कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर से इस कार्बन पे आक्रमण करता है, और जैसे इस कार्बन पे आक्रमण करता है ये H2O निकल जाता है, तो -H2 ये बन जाता है CH3 CH2, ये रहा CH3 CH2। इस CH3 CH2 से जुड़ता है O, तो ये O लोन पेयर दे देगा, तो प्लस इससे जुड़ा हुआ H, फिर CH2 और फिर CH3, ये O से जुड़ा हुआ CH2 CH3, फिर इसमें से निकल जाता है -H+, तो ये हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3। इस तरीके से ईथर बनता है, यानी SN2 अभिक्रिया है ये, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, इसका आक्रमण और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है। इस तरीके से ईथर बनता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया जब नहीं होती है, टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 413 केल्विन रखा जाता है, तो डाईएथिल ईथर बनते हैं। और जब रिएक्शन 443 केल्विन पर होती है तो एल्कीन उत्पाद के रूप में निर्मित होती है। तो ये 413 पर ईथर, 443 पर एथीन। और ये रिएक्शन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, जब सांद्र H2SO4 ले रखा हो, जब H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ले रखा हो, जब निर्जल ZnCl2 ले रखा हो, तब सब में निर्जलीकरण होता है। लेकिन सांद्र H2SO4 की रिएक्शन 443 पर अलग और 413 पर अलग उत्पाद निर्मित करती है। ये कंप्लीट हो गई अपनी निर्जलीकरण अभिक्रिया।